आपके हस्बैंड है? हाँ, मेरी शादी हुई है। डरते हैं आपसे? कभी बंक किया है आपने? नहीं। लखनऊ कमिश्नरेट की एडीसीपी क्राइम है आप, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास? लखनऊ में क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं क्राइम्स बीट को लेकर के, क्योंकि ऐसा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हाँ। क्राइम यहाँ पे ज़्यादा है। स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कैसी रही? कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही? कैसी स्टूडेंट थी आप? सीए छोड़ करके आईपीएस की तैयारी करना, कैसे ये आपको आइडिया है कि मुझे यही करना है? सीए में जॉब इजी थी, आईपीएस में जॉब इजी है? हर पुलिस ऑफिसर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? कमिटमेंट टू वर्क। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस पर ट्रस्ट धीरे धीरे कैसे बिल्डअप हो रहा है? क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली, हम लोग तो फील्ड पर रहते हैं, तो इतनी जल्दी वो पुलिस पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। आप इसको लेकर के कैसे देखते हैं? हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के ही आते हैं। किसी मेल ने जो है एक फेक आईडी बना ली है, वो फीमेल से बातें कर रहा है और वो इतना ट्रस्ट जनरेट कर लेता है कि फीमेल का एटीएम कार्ड भी ले रहा है, उससे पैसे भी इशू करवा ले रहा है। हम रियल लाइफ में भी हम स्ट्रेंजर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम फ़ोन पे कैसे किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं? तो सीए से आईपीएस बनने के सफ़र में आपने दो एग्ज़ाम पास किए हैं, यूपीएससी भी और ये सीए का एग्ज़ाम भी। टफ कौन सा था सबसे ज़्यादा? किसमें ज़्यादा? क्योंकि बैलेंस शीट मैच करना इट्स नॉट ईजी। सबसे ज़्यादा जो मेंटल टफनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम नॉर्मली रात को ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो सुबह हम आराम से उठते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो हमें 4:30-5 बजे सुबह उठना पड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा टफ लगता है, एक बस सुबह उठना। लखनऊ जैसे शहर में क्राइम कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, तो इसको कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया भी एक टूल है क्राइम करने के लिए, जैसे कि हमारी स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। यूट्यूब वगैरह से बच्चे सीखते हैं, क्राइम करना सीख लेते हैं, या सोशल मीडिया है तो आप फ्रेंडली हो जा रहे हैं स्ट्रेंजर्स के साथ में, तो ऑब्वियसली ये एक चैनल बन चुका है क्राइम को परपेट्रेट करने का। आईपीएस है आप, कभी आपको आपकी मम्मा से डांट पड़ी है? लाइक तुम आईपीएस होगी, वो पुलिस में, यहाँ डांट सुनो, ऐसा कभी? वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। हर रात जाकर शहर की हिफाजत करना जिम्मेदारी भी होती है। जो डर के आगे डट जाए वही बहादुरी होती है, और ऐसी ही बेटियां देश की शान होती हैं। हमारे साथ आज हैं आईपीएस किरण यादव, लखनऊ कमिश्नरेट की एडीसीपी क्राइम। नमस्कार मैम, और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। कभी सोचा था कि आप आईपीएस बनेंगे इस तरीके से? और क्योंकि आज हम बात करेंगे आपसे, खास बातचीत है, तो इसको कैसे देखती हैं कि बचपन का सफ़र कैसा रहा? यहाँ से शुरुआत करेंगे सबसे पहले, बचपन का सफ़र, मतलब बचपन कैसा रहा आपका? मैं आपको यही कहूँगी कि आईपीएस होने का तो नहीं सोचा था, लेकिन आईपीएस के बारे में मैंने ज़रूर सुना था। जैसे मेरे फादर थे, वो मुझे किरण बेदी की स्टोरी सुनाते रहते थे कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। तो कहीं ना कहीं जब आप बचपन से किसी के बारे में आप सुनते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं कि आप भी कुछ ऐसा करें कि आपके बारे में भी लोग बताएं, अपने पेरेंट्स को जो है इनकरेज करें। तो बस वहीं से ही कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं हम कि बीज जो था वो बोया गया था कि आगे चल के कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो और लोगों की हेल्प भी की जाए। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ। स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कैसी रही? कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही? कैसी स्टूडेंट थी आप? हाँ, मैं पढ़ने में तो अच्छी थी। मैं स्टूडेंट लाइफ मैंने मतलब ये था कि हम 2-3 फ्रेंड्स का ही ग्रुप था, तो हम बस पढ़ने में ही रहते थे और आपस में ही हमारा कंपटीशन रहता था कि कौन फर्स्ट आएगा, क्या था। तो स्टूडियस थे, तो स्टडीज़ को ही इंजॉय किया है। तो मतलब बैक बेंचर टाइप नहीं थी आप? नहीं, कॉलेज भी हमारा मतलब मेरी जो, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग वगैरह भी चंडीगढ़ से ही हुई है। तो वहाँ पे भी बस ऐसे ही था कि कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ, गर्ल्स कॉलेज था हमारा, तो फ्रेंड्स के साथ बस पढ़ाई ही की है। अच्छा, मतलब पढ़ाई में मन लगा। कभी बंक किया है आपने? नहीं, सिर्फ स्टडी। अच्छा, तो कॉलेज और स्कूल लाइफ मतलब आपकी स्टूडियस ही रही है। हाँ। फिर आगे आपने क्या सोचा कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगी, कैसे सोचा? हाँ, जैसे मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो हमने जैसे बीकॉम करने के बाद बीकॉम के साथ ही सीए की मैंने तैयारी शुरू की, और बाय द एज ऑफ 22 मैं सीए बन भी गई। फिर अब उसके बाद हुआ कि अब क्या करना है, क्योंकि वो यंग एज थी तो अभी पढ़ाई का मन तो रहता ही था। फिर ये हुआ कि अब कुछ और किया जाए। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का दिया। आई गॉट जॉब इन कैग ऑल्सो। फिर मैंने 8 ईयर्स वहाँ पे जॉब किया। फिर वहाँ भी लगा कि 9 to 5 जॉब है, टाइम बच जा रहा है, क्या करें। पढ़ने का मन तो था ही, कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन भी, पापा की स्टोरीज़ भी याद आती ही थी। तो फिर जॉब के साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की। हाँ, मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि सीएजी छोड़ करके आईपीएस की तैयारी करना, कैसे ये आपको आइडिया है कि मुझे यही करना है? क्योंकि सीए भी बहुत अच्छी जॉब है, मतलब आप एक बात करी जाए। हाँ, ये सोशल सर्विस है आईपीएस में। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखो, सबसे पहले तो ये कि आई एम वेरी प्राउड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट,
इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा था कि जो सीए का साइन है वो प्राइम मिनिस्टर के साइन से ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट Exactly, है। हाँ। तो और कैग भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का। बट दोनों चीज़ें एक्सप्लोर कर लिया था और पढ़ने में मन तो लगता ही था, फिर ये हुआ कि अब कुछ और किया जाए। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी जब आप करी थी तो सबसे टफ फेज़ क्या आता है? क्योंकि जब हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत दिनों तक पढ़ते हैं, ऐसा आता है कि क्योंकि लोग सिर्फ सफलता के दिनों को देखते हैं, अंधेरी वो रातें नहीं देखी जाती हैं। तो इसको बताइए आप थोड़ा सा। जैसे ये मेरा 4th इंटरव्यू था जो जिससे मैंने क्लियर किया है, तो ये हुआ कि इंटरव्यू देने के बाद फिर से प्रीलिम्स पढ़ना वो सबसे टफ लगता था कि अब फिर से वो पूरा सर्कल जो है, वो चैनल जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा और आप बैक टू बैक उसी लूप में फंसे हुए हैं कि आपने इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, फिर से प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं और फिर जॉब के साथ कर रहे हैं, तो जॉब को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि छुट्टियां मिल जाएं एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्योंकि छुट्टियां लेते ही थे पढ़ने के लिए, तो छुट्टियां इतनी मिलती भी नहीं हैं, तो ईओएल पर भी रहे कि पढ़ाई हो जाए किसी तरीके से। तो इसमें सबसे टफ फेज़ लाइक आप स्टडी के लिए छुट्टी मतलब नहीं मिलती थी और आप पढ़ने के लिए ऐसा करती थी? हाँ, मतलब ऑफिस से आने के बाद थक तो जाते ही थे, लेकिन पढ़ना तो होता ही था। बस एग्ज़ाम्स छुट्टियाँ तो एग्ज़ाम्स के टाइम ही होता था, लेकिन वही होता ना कि अब हर साल छुट्टियाँ मांग रहे हो तो लगता है कि भाई कितना तैयारी करनी फैमिली है। सपोर्ट कैसा रहा आपका? मतलब Family फैमिली का रहता है कि पढ़ने में बच्चा ठीक है तो नहीं तुम यूपीएससी करो या इसमें तैयारी करो, ऐसा कुछ था? प्रेशर था शुरू से? नहीं था, मतलब मम्मी पापा को पता ही था कि पढ़ तो रही ही हैं, टॉप तो कर ही रहे थे, तो कोई ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। बट हाँ, जब नहीं क्लियर होता है तो एक बार जब बुरा लगता है तो पेरेंट्स को भी बुरा लगता है। फिर उनको होता था कि रहने दो, क्यों तैयारी कर रहे हो, इतनी अच्छी जॉब है। मेरी जॉब भी चंडीगढ़ में थी, घर के पास ही थी, कि इतनी अच्छी जॉब है, क्यों मतलब क्यों स्ट्रगल कर रहे हो ये वो। तो उनको ये था कि अपनी लाइफ एंजॉय करो, अच्छी जॉब मिल गई है। सही है, अच्छा यूपी कैडरी जब आप तैयारी कर रहे थे, आप सिलेक्शन हो गया होगा, उसमें कैसी दिक्कतें आती हैं, क्या होता है, कैसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं? पुलिस की ट्रेनिंग तो जितनी भी मैं कहूँगी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग है सबसे मुश्किल है। बट हाँ, ट्रेनिंग करवा लेती है एकेडमी हमारी, तो अच्छे से हो जाता है। क्या क्या मतलब दिक्कतें आती हैं? लाइक जैसे नया नया स्टार्ट किया होता है, क्योंकि भागना दौड़ना सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा जो मेंटल टफनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम नॉर्मली रात को ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो सुबह हम आराम से उठते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो हमें 4:30-5 बजे सुबह उठना पड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। एक बार सुबह उठना, एक बार उठ गए फिर तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक महिला आईपीएस ऑफिसर कैसे देखती हैं? एक महिला हैं आप, इसमें आपको क्या लगता है कि कैसा लगता है जब आप महिला हैं फिर आईपीएस ऑफिसर है, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं इन सब चीज़ों में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद कहाँ से आई हूँ, किरण बेदी मैम की स्टोरी सुन के। सो मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर की रिस्पेक्ट है। मतलब हम कहीं जाते हैं तो जो भी फैमिलीज़ हैं अपनी लड़कियों को वो दिखाते हैं कि देखिए वो बन गई हैं। तो जैसे हम जिनको देख के आए हैं, लोग भी हमें देख के आएंगे, तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा इंस्पिरेशन है सोसाइटी के लिए, वहाँ पे जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर इतना इंसिस्ट नहीं किया जाता है। बट जब आप देखते हैं कि हाँ लड़कियाँ कुछ कर रही हैं आगे, तो आप भी इनकरेज होते हैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। लखनऊ कमिश्नरेट की एडीसीपी क्राइम है, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास? ओके, सो जैसे ही क्राइम की बात करें तो मेरे पास ट्रेडिशनल क्राइम से रिलेटेड ब्रांचेस भी हैं और साइबर क्राइम भी मेरे अंडर ही हैं। साइबर क्राइम में जो लखनऊ की साइबर सेल है और जो साइबर थाना है वो अंडर में आता है, और ट्रेडिशनल क्राइम में जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, एंटी नार्कोटिक सेल है, जो जघन्य अपराध संबंधी जो भी विवेचनाएँ आती हैं, ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा, वो सब मेरे अंडर आती हैं। इस समय लखनऊ में क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं क्राइम्स बीट को लेकर के, क्योंकि ऐसा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्राइम यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि लखनऊ एक ग्रोइंग सिटी है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, डेवलप हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे साइबर क्राइम ज़्यादा है, फाइनेंशियल क्राइम भी ज़्यादा है। मतलब आप ये कह लें कि जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स और साइबर क्राइम, ये तो जनता दरबार में भी देखने को मिलता है कि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा मतलब सामने से आते हैं। तो इसमें आप कैसे मतलब हैंडल करती हैं, लाइक क्योंकि आपको दोनों पक्ष की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं, कैसे विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो झूठा भी होता है वो भी अपना सच इस तरीके से निकालता है कि कुछ नहीं। जैसे लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, सबसे पहले वो अपनी कंप्लेंट लेकर ही आते हैं, तो कंप्लेंट के ऊपर एक बार जांच की जाती है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है कि क्या सही है क्या गलत है। नॉर्मली तो यही कोशिश किया जाता है कि दोनों पार्टीज को समझा दिया जाए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल डिस्प्यूट है। लोगों को नहीं मालूम होता है कि जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है वो कोर्ट से ही उसको रिजॉल्व किया जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट से। तो ये भी उनको समझाया जाता है कि आप सिविल कोर्ट में जाइए,
लेकिन कई बार अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, लैंड नहीं है और लैंड कागज़ों में बेच दिया गया है, तो उस तरह की हम क्राइम को जो है रजिस्टर करते हैं। किरण मैम, मतलब आप जब बात कर रही है ना तो लग रहा है कि हाँ कोई आईपीएस मेरे साथ बैठ करके वाकई में एक अच्छा वक्ता होकर के बात कर रही है। तो एक हाल ही में प्रशंसनीय कार्य हुआ है, सिगरेट कैडेट्स, मतलब आपने पकड़े हैं सिगरेट। पूरा इस मिशन को, इस ऑपरेशन को कैसे देखा है आपने, कैसे किया ये? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर बहुत भी फोकस है, जो ट्रेडिशनल है। तो यही था कि हमने अपनी जो टीमें हैं उनको एक्टिव कर रखी थी कि कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हमारी जो लोकल सिटीज़न हैं उनको डायरेक्टली वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो टीम्स लगा रखी थी, इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ। कई बार ये फ्लॉ भी हो जाता है, नहीं मिलता है जैसे हमको इनपुट मिलती है, लेकिन इस बार हमने टीम्स लगा रखी थी तो उसका सप्लाई चेन को पकड़ा गया और उसी के ऊपर एक्ट किया गया। तो ये सिगरेट रैकेट काम क्या करते थे, कैसे करते थे, कुछ आइडिया? बेसिकली ये जो सिगरेट्स हैं ये इंपोर्टेड हैं मैक्सिमम, तो जैसे साउथ कोरिया, थाईलैंड, इनके ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ये वही है कि वो उसको इलीगली इंपोर्ट करके लाते हैं और यहाँ पे सस्ते में बेचते हैं। अच्छा, इस तरीके से मतलब चला। हाँ हाँ। साइबर क्राइम को लेकर के क्या कहेंगी, और ये जो लखनऊ में क्राइम्स होते हैं इसको लेकर के कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, साइबर क्राइम को टैकल करना अगर देखा जाए तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम ह्यूमन को टारगेट करते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। तो अगर एज ए ह्यूमन हम अवेयर रहेंगे तो हमको कोई भी फूल नहीं बना पाएगा। जैसे बहुत ऐसे छोटे छोटे से इंस्टेंसेस होते हैं जिसको सुन के खुद भी हैरानी होती है कि ये कैसे उल्लू बनाकर पैसे ले गए। ये साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड में कैसे डिफरेंस देखती हैं और कैसे इसको हैंडल करती हैं, क्या टैकल्स आते हैं आपके पास? सबसे पहले तो वही है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे तो वो इन तरह की चीज़ों के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ है, और अगर किसी के साथ हो जाता है तो 1930 पे कॉल करके अगर उनके साथ फ्रॉड हो गया है तो वो अपने मनी को जो है उसको फ्रीज़ करवा सकते हैं। बाकी यही है, लोगों में यही बताया जाता है कि अगर किसी का कोई आपसे OTP मांग रहा है, कोई आपसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड वगैरह मांग रहा है तो उसको ना दे। जैसे हम रियल लाइफ में भी हम स्ट्रेंजर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम फ़ोन पे कैसे किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो वही है कि ट्रस्ट फैक्टर है। बात ही ऐसे करेंगे कि आपको ट्रस्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि अगर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो उसको अटेंड ना कीजिए। अटेंड कर लिया है तो अगर आपको पता चल गया है कि वो कुछ ऐसी वैसी बात बोला, तुरंत काट दीजिए। तो कैसे सुरक्षित रखिए ऑनलाइन फ्रॉड से और साइबर जो क्राइम हो रहे हैं इनसे? जैसे जो भी आपकी आईडीज़ हैं, सोशल मीडिया की आईडीज़ है, 2 फैक्टर उसमें वेरिफिकेशन लगा के रखिए। आपके जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप उसको चेंज करते रहिए कि वो ईजिली ट्रैकेबल ना हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड, एक ही आईडी हर जगह वो चलाते हैं। तो अगर साइबर फ्रॉडस्टर ने आपका एक पासवर्ड को ट्रैक कर लिया तो वो आपकी सभी आईडीज़ को खोल लेते हैं। वो सब मत कीजिए। कोई भी अननोन कॉल्स आती हैं कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक होने जा रहा है, अकाउंट ब्लॉक होने जा रहा है, तो उनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। आपके लोकल ब्रांच मैनेजर्स होंगे, रिलेशनशिप मैनेजर्स होंगे, उनको कॉल करके उनसे बात कीजिए। तो इसको कैसे देखते हैं कि मतलब जैसे ऑनलाइन होता है फ्रॉड, ठीक है, उसके बाद आज हम बात करते हैं महिला सेफ्टी की। महिला सेफ्टी को लेकर के क्या कार्य हो रहा है पुलिस विभाग में? और चूंकि महिलाओं को लेकर के हर बार ऐसे क्राइम्स उभर कर ही आते हैं, क्राइम्स कम नहीं हो रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं? खुद महिलाएं आप। हाँ, तो वही है कि पहले ही हम किसी ऑनलाइन स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास ना करें। कोई हमसे फ्रेंडशिप कर रहा है, उस फ्रेंडशिप का अगर वो फ़ायदा उठा रहा है, हमसे कुछ भी डिमांड्स रख रहा है, पैसों की डिमांड रख रहा है या कुछ प्रॉमिसेस कर रहा है शादी की, तो बिना वेरीफाई किए किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कीजिए। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के ही आते हैं। किसी मेल ने जो है एक फ़ेक आईडी बना ली है, वो फीमेल से बातें कर रहा है और वो इतना ट्रस्ट जनरेट कर लेता है कि फ़ीमेल का ATM कार्ड भी ले रहा है, उससे पैसे भी इशू करवा ले रहा है। तो ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास ना कीजिए। आपकी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपके बारे में जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके आधार कार्ड नंबर, ये सब भी किसी के साथ शेयर ना कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। अगर आप नहीं देंगे तो वो आपको ट्रैप भी नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आपके साथ कुछ हो जाता है तो एक हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसमें जो भी फीमेल्स हैं, विक्टिम्स हैं, वो एनोनिमसली भी अपनी कंप्लेंट को अपलोड कर सकती है। तो उनकी प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहेगी और कंप्लेंट भी हो जाएगी। नहीं, वुमेन सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो रेप केसेस भी बहुत आते हैं, उसको कैसे देखती हैं? वो सब केसेस कैसे हैंडल होते होंगे? अब तक कोई केस आया ऐसा रेप केस का? हाँ, मेरे पास एक केस आया था। वो छोटी बच्ची, 4.5 साल की बच्ची थी, उसका ही रेप का आया था। तो मतलब बहुत ही सेंसिटिव केस है और बहुत ही इमोशनल ड्रेनिंग होता है, बिकॉज जब आप उस छोटी बच्ची से बात कर रहे थे तो वो खेल रही है, खेलते कूदते बता रही है कि उसको मालूम भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया है। और जो एक्यूज़ था
उसने बेसिकली अपने छोटे बेटे के साथ खेलने के लिए उस बच्ची को बुलाया था। तो जो उसका बेटा था वो 3 साल का था, उससे बात कर रहे हैं, वो भी बता रहा है कि पापा ने ये किया वो किया। बट ये था ना कि ये 2 मासूम बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि क्या हुआ है इनके साथ। तो वो एक्यूज ने ना सिर्फ उस बच्ची की लाइफ को ख़राब किया, अपने भी बेटे की लाइफ भी ख़राब कर ली। तो इस तरह के केसेस जो आते हैं रेप वगैरह के, तो उसमें ये है कि हमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली उसको डील करना पड़ता है, एम्पैथेटिकली, कि अगर बच्चा है तो बच्चा डरे ना, फीमेल है अगर घबराई हुई है तो उसको कुछ काउंसलिंग वगैरह दिया जाए, और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉम्प्ट बेसिस पे हो। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस पर ट्रस्ट धीरे धीरे कैसे बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली, हम लोग तो फील्ड पर रहते हैं, तो इतनी जल्दी वो पुलिस पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। आप इसको लेकर के कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है और पुलिस की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा ट्रस्ट भी बढ़ रहा है। जैसे हमने अभी महिला शक्ति केंद्र बनाए हैं पुलिस स्टेशन में, महिला हेल्प डेस्क पहले से चल रही थी, पिंक बूथ बना हुआ है, पिंक स्कूटी है। तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी इनिशिएटिव ले रही है महिलाओं के लिए, और इससे उनका ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है कि आज मुझे नहीं लगता कि जो भी एजुकेटेड महिला होगी, जिसका थोड़ा बहुत भी एक्सपोजर होगा, कि वो पुलिस स्टेशन में आके डरे। रादर वो अपना ज़्यादा ही राइट के साथ बोलती है कि जो भी उसकी कंप्लेंट वगैरह है। पहले लोगों में थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी था रेप केसेस को लेके, बट अब मुझे लगता है कि जो भी फीमेल्स है, अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, तो वो डरती नहीं है। वो जो हम पहले विक्टिम बना देते थे रेप वाले को, उसकी शेमिंग करते थे, तो वो चीज़ भी अब धारणा कम हो गई है। अब फीमेल्स अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कॉन्फिडेंटली सामने आती हैं कि जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा मिले। सोशल मीडिया का आपको क्या लगता है कि कितना रोल रहा है क्राइम को लेकर के, और सोशल मीडिया में जागरूकता क्या वाकई फैल रही है, इसको कैसे देखते हैं? तो सोशल मीडिया भी एक टूल है क्राइम करने के लिए, जैसे कि हमारी स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। यूट्यूब वगैरह से बच्चे सीखते हैं, क्राइम करना सीख लेते हैं, या सोशल मीडिया है तो आप फ्रेंडली हो जा रहे हैं स्ट्रेंजर्स के साथ में। तो ऑब्वियसली ये एक चैनल बन चुका है क्राइम को परपेट्रेट करने का। लेकिन दूसरी तरफ जैसे वही है कि मीडिया इज़ अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। तो वही चीज़ है कि आप उसको एक प्रोडक्टिवली अगर आप यूज़ करेंगे, जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप यूज़ करेंगे, तब तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे, किसी पे भी जल्दी विश्वास कर लेंगे, तो हार्मफुल तो है ही है। आपको क्या लगता है कि लाइक पुलिस को स्ट्रिक्टनेस में रहना ज़रूरी है, या पेशेंस रहना ज़रूरी है, एम्पैथी में कैसे रहना ज़रूरी है? मुझे लगता है क्रिमिनल्स के लिए तो स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, और एक आम पब्लिक के लिए एक सॉफ्ट अप्रोच और एम्पैथी होना ज़रूरी है। लगता है मतलब आपको कभी कोई ऐसा पेचीदा केस, वैसे बताइए कुछ पेचीदा केस जो हमारी ऑडियंस देख के लगे कि हाँ मैम, कोई पेचीदा केस बताइए, ऐसा कुछ आपके पास आया हो जो अलग हो, कोई केस क्राइम को लेकर के। क्राइम क्या, देखिए क्या है क्राइम, वही मार पिटाई, मर्डर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक हमने इन्वेस्टिगेट किया था मर्डर का ही केस था, एक लेबर इसके बारे में बताइए। ठीक है। तो एक लेबरर था, सुबह इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक पर्सन की डेथ हुई पड़ी है। तो हम लोग गए तो वहाँ पे डेड बॉडी थी, उसके पैर में चोट वगैरह लगी थी, और आसपास बर्तन वगैरह बिखरे पड़े थे, बट वहाँ कोई भी नहीं था। तो यही हुआ कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि लेबर्स को वैसे भी कोई जानता नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है तो लोग भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये हुआ कि वो लेबर को किसने हायर किया था, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि उसको रात को इस लेबर के एक फ्रेंड का कॉल आया था, लास्ट कॉल थी जिसमें उसने इससे बात किया था। फिर वो जो पर्सन था, वो जो उसका फ्रेंड था, फिर उसको ट्रैक करने की कोशिश किया गया, तो वो भागा हुआ था, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो समहाउ हमने उसको अरेस्ट किया। तो उससे जब पूछताछ की गई तब उसने नॉर्मल बोला कि मैं तो मिलने गया था, हमने साथ में खाया पिया, फिर मैं आ गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन फिर हमने उसका मोबाइल देखा तो हमने देखा कि उसने वीडियो बनाई थी जहाँ पे उसने उस पर्सन को मारा था, और वीडियो में उससे बुलवा रहा है कि ऐसे बोलो कि तुमको कोई मार गया है और मैं तुमको बचाने आया हूँ और तुमको बचा लूँ। तो मतलब जब वो वीडियो हमने देखी तो इतना वो लगा कि वो जो वीडियो है वो एक मरते हुए इंसान की है, और वो मर रहा है, और वो मजबूरी में वो जैसा उसका एक वो परपेट्रेटर बोल रहा है वो कह रहा है। उसने जो लाइन्स बोली थी वो उसने बोली, लेकिन लास्ट में उसने फिर से बोल दिया कि भैया मुझे बचा लो। मतलब वो मुझे लगता है कि उसकी लास्ट स्टेटमेंट रही होगी कि भैया मुझे बचा लो। और वो हंस रहा है कि अरे बाबू कोई बात नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे, ठीक है, हम तुम्हें बचाने ही आए हैं। और बेसिकली उसका पर्पस यही था कि अगर उसको पुलिस पकड़ भी लेती है तो वो एविडेंस दिखाएगा कि सर मैं तो इसको बचाने गया था।
तो फिर कैसे केस आपने हैंडल किया, लाइक वो पकड़ा गया? हाँ, वो पकड़ा गया। मतलब वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे डिटेल्स वगैरह निकाली, किस गांव का है, कैसा है, कहाँ पे है, पुलिस टीम्स वगैरह लगाई हमने सब। अच्छा, जैसे आप ऐसे केसेस देखते हो, महिला इमोशनल होती हैं, तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि आंख से आंसू आ गए कि कैसा केस आया है, ऐसा कभी हुआ है वैसे? नहीं, आंसू नहीं, मतलब पुलिस की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि हमको वो इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपको तो सिखाते ही देखना हैं ही कि है, अगर हाँ। हम ही उस तरह की सिचुएशन में में वीक आ पड़ जाएंगे, गए तो सही हम बात कैसे है, सिचुएशन को वीक नहीं संभालेंगे। पड़ना है। हाँ। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसे केसेस में, जैसे आपने अभी बताया 4.5 साल की बच्ची का बताया, जब आप ऐसे देखते तो क्या सोचते कि समाज कितना, मतलब अभी भी लोगों में ये चीज़ें जागरूकता नहीं आ पा रही है कि हम दूसरी की बहन बेटियों को देख रहे हैं उस नज़रिए से, इसको कैसे देख रही हैं? मैं आपको ये बोलूँगी, जब हम पुलिस में नहीं थे, कॉमन पर्सन थे, तब हमें सिर्फ अपने सर्वाइवल की ही चिंता होती थी। हमें दीन दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं था, बट इस पोजीशन पे आके वो जो सोसाइटी का वो डार्क फेस होता है ना, वो देखने को मिल रहा है कि कैसे रिलेशनशिप का मर्डर किया जा रहा है, कैसे आपकी बॉन्डिंग्स या ह्यूमैनिटी का मर्डर हो रहा है। तो ये छोटी सी बच्ची के साथ अगर ऐसे हो रहा है तो वही है कि वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी ग्रूमिंग कैसी हुई है, हमारी सोसाइटी कैसी है, कि कैसे उसको लगता है कि मैं बच जाऊंगा। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब सोच के तो लगता है कि क्या है सोसाइटी में, क्या हो रहा है। एंड आई थिंक ये सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है कि अगर हम एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करें तो धीरे धीरे सोसाइटी भी इम्प्रूव करती जाएगी। सीसीटीवी, एआई डाटा, ये सब कितना हेल्प करता है क्राइम बीट को सपोर्ट करने में? बहुत ज़्यादा, मतलब आज के टाइम में तो, क्योंकि क्रिमिनल्स हैं वो कहाँ से भाग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, ये सब सीसीटीवी कैमरास में कैच होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है उनको पकड़ने के लिए। लखनऊ जैसे शहर में क्राइम कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, तो इसको कैसे देखते हैं? चुनौती तो है, लेकिन वही है ना कि हर चैलेंज के साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्राइम है वो साइबर रिलेटेड ही है। नॉर्मली जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं या जो गरीब लोग, गरीब तो नहीं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको वो ईजिली टारगेट करते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी अवेयरनेस से उन लोग के पास पहुँचे। अगर उनके पास कुछ भी ऐसा फ़ोन आ रहा है डिजिटली अरेस्ट वगैरह का, तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो पुलिस को अप्रोच कर सके। तो पहला तो यही है कि किसी के साथ कोई अपराध ना हो, हमारी प्रिवेंटिव पुलिसिंग के ऊपर फोकस है। और अगर हो जाता है तो इतना कॉन्फिडेंस हमने बिल्डअप किया हो कि वो आराम से पुलिस के पास आ सके और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सके। अच्छा, लगातार प्रेशर मान लीजिए आ जाता है, इमरजेंसी ड्यूटी हो जाती है, तो वर्क लाइफ कैसे मेंटेन करती हैं आप? हाँ, तो जैसे पुलिसिंग में यही बोलते हैं कि जो पब्लिक है वो हमारी फर्स्ट फैमिली है, तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा पब्लिक ही रहती है, और जो हमारी इमीडिएट फैमिली है वो सेकंड में आ जाती है। तो टफ तो होता ही है ये, बट वही है कि आपको उस तरह की सिचुएशन में सर्वाइव करना भी आ ही जाता है। एक आप प्रॉपर आप अपना वर्क शेड्यूल रखते ही हैं और फैमिली सपोर्ट रहता ही है। अच्छा, आईपीएस है, कभी मतलब ऑडियंस देख रही है, थोड़ा सा इसको अलग लेके लेवल पे लेके जाते हैं, बहुत देर से सीरियस क्वेश्चंस हो रहे हैं। आईपीएस हैं आप, कभी आपको आपकी मम्मा से डांट पड़ी है? लाइक तुम आईपीएस होगी, वो पुलिस में यहाँ डांट सुनो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसे प्यार में मम्मी पापा बोलते हैं। जैसे अभी भी वही है कि घर में लेट होते हैं तो फोन आ रहा होता है कि कहाँ पे हैं, क्या है, तो वो चिंता तो रहती ही है। आप किसी भी लेवल पे चले जाएंगे तो वो तो होता तो है। जैसे कभी ऐसा होता है, मम्मी मैं आईपीएस हूँ, आप मुझे क्यों डांट नहीं, बनेगी तो उन्हीं की वजह से। अच्छा, यंग लड़कियां भी आईपीएस आईएएस के सपने देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं कहूँगी बिल्कुल सपने देखिए और उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए। आईएएस आईपीएस दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब्स हैं, आपको बहुत कुछ करने को मिलता है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। आईपीएस में अभी भी हमारी जो फीमेल परसेंटेज है वो कम है, लेकिन वो इम्प्रूव भी हो रही है। अब जो जो नए बैचेस आ रहे हैं उसमें गर्ल्स की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी भी आ रही है और फीमेल्स भी इंटरेस्टेड है इस तरह की जॉब करने के लिए। अच्छा, यूपीएससी प्रिपरेशन में मेंटल फिजिकल सब कुछ ज़रूरी है, तो स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पैक्ट करता है इसमें? स्मार्ट वर्क सबसे पहली चीज़ है। अगर आप सही रास्ते पे नहीं हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक आपकी जो स्ट्रेटजी है वो तो होनी ही चाहिए। जैसे कि यूपीएससी प्रिपरेशन में बोला जाता है कि क्या पढ़ना है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्या नहीं पढ़ना है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। बिकॉज इतना स्टडी मटेरियल, इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, इतना कुछ आ गया है कि आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो और सब भूल जाते हो। तो वही है, स्टिक टू योर बेसिक्स। एक अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और बाकी मेहनत तो है ही। आपने सीए जैसी जो बात करूँ पेपर है वो पास किया है, मतलब वो भी बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम, इंडिया में टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है। तो सीए से आईपीएस बनने के सफ़र में आपने दो एग्ज़ाम्स पास किए हैं, यूपीएससी भी और ये सीए का एग्ज़ाम भी। टफ कौन सा था सबसे ज़्यादा, किस में ज़्यादा? क्योंकि बैलेंस शीट मैच करना इट्स नॉट ईजी।
टफ मैं बोलूँगी अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है ना तो टू बी वेरी फ्रैंक टफ कुछ भी नहीं है। मतलब सीए मैंने कॉलेज के साथ ही किया था, रादर मैं आपको ये बोलूँगी। तो ये था कि सुबह हम शुरू होते थे 6 बजे से और रात तक हम चलते रहते थे नॉन स्टॉप, कॉलेज गए, कोचिंग गए, यही सब किया है। और यूपीएससी जो मैंने किया है वो मैंने जॉब के साथ किया, तो वो भी सेल्फ स्टडी था। तो वो भी टफ था बिकॉज इतना कोई बताने वाला नहीं था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रहे हैं। तो इस एंगल से टफ था क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जैसे मेरा जो ऑप्शनल था वो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, तो उसकी कोचिंग्स भी इतनी अवेलेबल नहीं है, वो इतना पॉपुलर सब्जेक्ट भी नहीं है, तो खुद से ही किया है। तो क्योंकि चीज़ें खुद से करनी पड़ी तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगा। सीए मैंने सब कुछ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, रीज़न नहीं कि सब चीज़ अवेलेबल थी, गाइडेंस अवेलेबल थी, पढ़ाई कर ली। आपके हस्बैंड है? हाँ मेरी शादी हुई। डरते हैं आपसे? वाइफ डरता है वाइफ से। वैसे ही डरते हैं। वाइफ आईपीएस हो तो और 2 गुना डर लगता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। सपोर्ट कैसा है उनका, क्योंकि ड्यूटी पे support आपको रहना होता है हमेशा बिल्कुल अक्सर, बिल्कुल। तो वर्क लाइफ में भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जिनके हस्बैंड्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता है उसको? देखिए एट द लास्ट की जर्नी हमारी खुद की है, जो भी डिसीजन लेना है वो हमें ही लेना है। तो अगर आपका मन है, आप वो करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा ही जब देखेंगे कि आपकी मेहनत है तो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। बहुत नॉर्मल आंसर दिया है आपने। अरे घर भी जाना है। नहीं मतलब ये तो है ही है ना। जैसे नॉर्मल फैमिलीज में देखिए कि कोई अपने पेरेंट्स से लड़के कुछ किसी और से शादी कर ले रहा मान लीजिए, तो अगर स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस भी आती है पेरेंट्स की, लेकिन बाद में एक्सेप्टेबिलिटी आ ही जाती है। और मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई करने को लेकर फैमिली में ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है जब वो जानते हैं कि आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ा सकें। आपने भी लड़कियों के पर मैंने पूछा था आपसे सवाल कि यंग गर्ल्स करना चाहती हैं, मोटिवेशन मानती हैं। अच्छा एक चीज़ और है ना कि जब लड़कियां पढ़ने के लिए निकलती हैं बाहर या चीज़ें कुछ भी हैं, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं लड़कियों पे प्रेशर बनाने लगते हैं कि नहीं तुमको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे जो लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं तो उनको भी ये कहीं ना कहीं होता है कि स्पोर्ट्स तो सेकेंडरी ऑप्शन है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि जैसे हम पढ़ाई नॉर्मली इंडियन सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में पढ़ाई को सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से नहीं देखा जाता ना, ये भी देखा जाता है कि उस पढ़ाई से हम अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं है। स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में अब ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है, जहाँ पे आप उसको एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी देख सकते हैं। जबकि पढ़ाई तो वेल स्टैब्लिश्ड है कि आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छी जगह आपको जॉब मिलेगी और अपना लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। तो पेरेंट्स अभी भी उसी में ही हैं क्योंकि अभी स्पोर्ट्स में इतना स्कोप नहीं डेवलप हुआ है कि हर कोई जो स्पोर्ट्स खेल रहा है उसको करियर बना सके, तो इसीलिए एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ बुक रीडिंग ही है। मतलब पढ़ना ही पसंद है। वही पसंद अच्छा इतना कैसे कोई पढ़ सकता है? बस कभी कभी सोचते लाइक मैं भी रिपोर्टर, हमें भी केसेस पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। पहले मुझे लगता था कि यार कौन जाए, तब नींद आने लगती है। लेकिन आप लोग कैसे लाइक यूपीएससी जैसे एग्जाम देना, सीए जैसे एग्जाम करना, क्रैक करना, कैसे इतना स्टूडियस हो सकता है कोई? मैं ये सोचती हूँ कभी कभी। पता नहीं अब मतलब मज़ा आता है, ये भी टैलेंट है। मतलब बुक्स पढ़ के ये होता है ना कि राइटर क्या सोच रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, आपकी इमेजिनेशन डेवलप होती है उस तरीके से। लाइक सिंगिंग, डांसिंग इन सब में इंटरेस्ट नहीं है आपको कि लाइक सुनना पसंद है? इतना टाइम भी नहीं था ना कि हम पढ़ाई के ऊपर ही हर टाइम पे फोकस रहा है, तो इतना को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप भी नहीं हो पाई। हाँ ये था कि पढ़ाई छोड़ दी है, घर बैठ के कॉमिक पढ़ने लग गए, कुछ ऐसे पढ़ने लग गए, बुक्स पढ़ने। कॉमिक भी पढ़ना ही है। अच्छा मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट आपका या किसी फिल्म में? हाँ मूवीज़ भी अच्छी होती है, हॉरर मूवीज़, कॉमेडी मूवीज़। हॉरर तो आपको अच्छी लगेगी। मुझे लगता है कि हॉरर मूवीज़ देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो। हॉरर जैसे हॉरर, हाँ जैसे हॉरर मूवीज़ में आप देखते हैं किसी गला कट गया, कुछ ऐसा वैसा हो गया। तो जब मैं ट्रेनिंग में थी, मैं वाराणसी में थी, तो वहाँ पे एक डबल मर्डर हुआ था जिसमें एक पर्सन ने पहले अपने बहनोई को मार दिया और खुद को भी मार दिया। तो जब हम उसकी डेड बॉडी के पास पहुँचे तो उसका जो सर था वो फटा हुआ था, उसका जो ब्रेन था वो निकल के एक साइड में था, उसकी आईज गायब थी, तो उसका फेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। उसको देखकर ऐसे नहीं हुआ कि ये क्या हो गया या कुछ ऐसा शॉक नहीं लगा, क्योंकि हॉरर मूवीज़ में इतना देख चुके थे। मतलब जिनको भी आईपीएस बनना है वो हॉरर मूवीज जरूर देखें। आप स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाते हैं। और उस टाइम पे मुझे यही लगा कि मुझे छोटा सा ब्रेन जो बाहर निकला हुआ है ये सब अच्छा, उसकी ब्रेन देखा वजह है से बाहर? मतलब वो जब उसने हेडशॉट इंजरी थी तो उसका स्कल जो था वो ओपन तो हो ही गया था। तो बस ये था कि मुझे छोटा सा जो देखा होगा आपने। मतलब
उसने उस टाइम पे उस पर्सन को इतना परेशान कर दिया कि वो किसी को जान लेने के लिए भी उतारू हो गया, है ना। मतलब ये भी एक सोचने की बात है कि है तो छोटा सा पोर्शन ही, लेकिन वो कितनी जिंदगियां खराब कर सकता है। क्या अच्छा कैसे लोगों के अंदर ये चीज़ें आई, मतलब लोग क्राइम करने की सोचते भी, अगर 1% आ भी रहा है तो कैसे सुधारें अपने अंदर कि यार हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जैसे किसी की फैमिली, किसी का सब कुछ खत्म हो सकता है, इसको कैसे देखते ये हैं? वही है कि सेल्फ कंट्रोल, आपका जो मॉरल सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपको कुछ क्राइम करने के लिए कोई इनकरेज भी कर रहा है तो आप उसको रेजिस्ट कर सके। आपकी क्राइम की क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो लालच हो सकती है, तो अगर आप सेल्फ कंट्रोल में हैं, आपको पता है कि गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है तो आप करेंगे, या आपको कोई डरा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वही है कि आपका सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है, आपका मॉरल वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्राइम के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स निकाली हैं या क्या है? इसके बाद हम एक रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अभी हमारे लखनऊ पुलिस ने हमने ही एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हेल्पलाइन निकाली है, जिसमें कोई भी जो हमारा आम सिटीज़न है, अगर इनके पास कोई भी ऐसी एक्शनेबल इनपुट है, गुप्त सूचना है किसी भी क्राइम से संबंधित, जैसे कि मानव तस्करी है या ड्रग्स पेडलिंग वगैरह है, तो वो हमारे नंबर 7839861034 पे वो कॉल कर सकते हैं। उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, और अगर उनका एक्शनेबल इनपुट होगा तो उससे उनको इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा एक नेक्स्ट राउंड है, इसमें हम रैपिड फायर करेंगे जिसके बारे में आपको बोलना होगा। ठीक है। डिसिप्लिन या इंटेलिजेंस? डिसिप्लिन। रिस्पेक्ट या फियर? रिस्पेक्ट। इन्वेस्टिगेशन या फील्ड एक्शन? दोनों ही, बट यस इन्वेस्टिगेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों चूज़ किया आपने? मैंने आपको बताया ना, वो जो रेप का मैंने आपको केस बताया था, वो इन्वेस्टिगेशन मैंने पर्सनली खुद ही किया था, और उसको मैंने 22 डेज़ में उसकी चार्जशीट लगाई थी, और कोर्ट में उसकी पैरवी करके 1.5 साल के अंदर हमने उस पर्सन को 20 साल की सज़ा करवाई है। सो ये कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन देता है। सीए में जॉब इजी थी, आईपीएस में जॉब इजी है? दोनों की जॉब इंटरेस्टिंग है। नहीं, ये बताना। ईजी तो सीए की लाइफ भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज वहाँ भी आपको सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, बट इन दैट वे आई विल से कि आईपीएस की फिर भी ईजी है। अच्छा, आईपीएस की फिर भी इजी है। हाँ, बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो बहुत एक जीरो भी बहुत वैल्यू करता है उसमें। आपको दिन रात वो बिल्कुल ही इसमें, यहाँ पे कम से कम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है मैंने भी कॉमर्स लिया था, मेरी आज तक बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। मैं 12th में अकाउंट फेल किया है, मैं फेल हूँ, अकाउंट्स फेल हूँ। मैंने सेकेंड ईयर पास आउट किया है। ये बात मैं आज खोल रही हूँ अपने बारे में। अच्छा, लखनऊ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? लखनऊ की जनता को मैं बिल्कुल यही करूँगी कि पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, हम आपकी सेवा के लिए ही हैं। आप कानून को अनुपालन कीजिए, आपके साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो बेहिचक पुलिस को अप्रोच कीजिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। क्रिमिनल पुलिस के, अगर क्राइम पुलिस में बात करूँ ब्रांच की, तो आप कौन सी ऐसी बात है जिसे अंडर एस्टिमेट करती हैं? मैं अंडर एस्टिमेट करती हूँ, मुझे लगता है कि पुलिस किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करती है, बल्कि हम हर चीज़ को बढ़ा कर ही देखते हैं कि छोटी सी भी घटना हुई है उसके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, तो हम उसको पूरा 360 डिग्री एनालाइज करते हैं कि कोई भी छोटी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में ना बिगड़ जाए। आने वाले आगे के 5 साल के विज़न को कैसे देखती हैं इस क्राइम ब्रांच में? आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है, तो हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग के ऊपर फोकस करते हैं, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से क्या कह सकती हूँ मैं आपको, कि पूरी ऑर्गेनाइज्ड है क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, और इसके अलावा प्रिवेंटिव पुलिसिंग के ऊपर कोई घटना घटित होने से पहले ही हम उसके ऊपर फोकस कर लें। हर पुलिस ऑफिसर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? कमिटमेंट टू वर्क। कमिटमेंट टू वर्क, नाइस, बहुत अच्छा। तो ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मैम, जिस क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब दिए हैं, आई होप ऑडियंस को पसंद आएगा। तमाम खबर जानकारी आप तक लाती रहूँगी, जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। #भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने मुद्दे लिखिएगा, बाकी क्राइम का कोई भी मुद्दा होगा मैम तक हम लेकर के आएंगे। शुक्रिया।